आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को मंजूरी मिल गई है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र से हमारा आधा आधा हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश ऐसे करके याद रखना। ऑप्शन आता है तो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 एवं कौन सा है 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), ठीक है, तो ये राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते। उल्लेखनीय है कि 77वें 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 16(4) जोड़ा गया था। ठीक है, 16(4)A जोड़ा गया था। अब देखिए, मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये। ठीक है, राजस्थान में मंत्रिमंडल राज्य में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण से संबंधित सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की थी इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए आप, इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पर हम। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उप वर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उप वर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को जारी किया। क्या होता है उप वर्गीकरण? देखिए, उप वर्गीकरण सामान्य अर्थ में उप वर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणी में विभाजित करना, अधिक छोटी सी। ठीक है, अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी से छोटी उपजाति में विभाजित करना है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा वगैरह में इसमें क्या आरक्षण पा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया और प्रयागराज वाला मैंने करा ही दिया है। बाकी अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, पट्टेदा अछू साड़ी को GI टैग मिला। जल्दी फास्टली करेंगे। पट्टेदा अछू साड़ी है, उसको हमको क्या मिल गया? GI टैग मिल गया। ठीक है, किसी वस्तु का उभय संकेत जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है उसको हम GI टैग कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को बौद्धिक संपदा के एक रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुसार अनुच्छेद 1(2) में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल है। अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी है। ठीक है, भारत जो विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, ने भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 जो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। ठीक है, अधिनियम किया जो 15 सितंबर 2003 में प्रभाव में आया। अब देखिए स्मृति तथ्य, तो दार्जिलिंग चाय है जैसे उसकी विशिष्ट खुशबू स्वाद के लिए जाना जाता है। वर्ष 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI टैग बन गया हमारा। ठीक है, मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। कितना? 658। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 77 GI टैग है। कितने हैं? 77। कितने GI टैग हैं? यूपी के 77। अब देखिए, उसके बाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक का स्थान है। तो देखिए, हमारे देश में 65 टोटल GI टैग हैं। ठीक है, हमारे यूपी में 77 GI टैग हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यूपी के बाद कौन कौन सा? तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेमेंट्स
डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स द्वारा पट्टेदार अछूत साड़ी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स द्वारा पट्टेदार अछूत साड़ी को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक की है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या बताया, पट्टेदार अछूत साड़ी। पट्टेदार, पट्टे पट्टे में से अगर पट्टी मार मार के साड़ी कहते हैं, तो पट्टेदार किससे, साड़ी से संबंधित। ठीक है, अब अच्छा पट्टेदार साड़ी है, पड़ल पट्टे हम फटी फटाई साड़ी मान लेते। ठीक है, उसको अच्छा बता रहे हैं, तो ये हम नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मतलब कर्नाटक की है। कहाँ की है, कर्नाटक की है, कर्नाटक के गजेंद्रगढ़। ठीक है, आगे देखिए, पट्टेदार अछूत साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपको याद करना है तो पट्टे, पट्टे से पटे। ठीक है, पट्टी पटाई है, एकदम पट्टे से हम लोग कर रहे हैं और फिर वो अच्छी और बता रहे हैं, इस वजह से ये काम नाटक कर रहे हैं हम तरह का। ठीक है, तो ये कर्नाटक, बेकार साड़ी और अच्छी तारीफ कर रहे हैं हम, तो ये एक नाटक है, मतलब कर्नाटक, ऐसे याद रखना। अब देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसको हम ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए, वक्फ का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक परंपराओं या पूर्ण है। ठीक है, वक्फ का अर्थ क्या है, वक्फ अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून ठीक है, धार्मिक परोपकारी या पुण्य के लिए हो। तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है और वो दान देता है वो ज़मीन, तो वो सिर्फ वक्फ में चली जाती है वो सारी। ठीक है, धार्मिक परोपकारी या पुण्य, ये संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना उपहार में किसी को फिर दी जा सकती है। ठीक है, और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर, एक बार अगर वक्फ घोषित हो गई तो फिर वो पारंपरिक उपदेश के लिए सुरक्षित रहती है। वक्फ जिसका बहुवचन औखाफ है, वक्फ जिसका बहुवचन क्या है, औखाफ है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कैसा है, अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कुफ से हुई है। वक्फ का विचार इस्लामिक कानून एवं परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है। जो वक्फ परंपरा का जो मुख्य आधार है वो कहाँ पर पाया जाता है, हदीसों में पाया जाता है। और जो वक्फ का जो बहुवचन है वो कौन सा है, औखाफ। कौन सा है, औखाफ। ठीक है, विशेष कर सही अल बुखारी 2-7-3-7। ठीक है, तो ये सही अल बुखारी 2-7-3-7 हदीस जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है। तो सही अल बुखारी 2-7-3-7 हदीस ये क्या मानी जाती है, नींव मानी जाती है। अब स्मरणीय तथ्य देखिए, इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ वक्फ की अवधारणा भारत में आई थी। ठीक है, पहले नहीं थी, ये आई थी, उस जैसे इस्लाम आया वैसे ही है। अब देखिए, वक्फ के इतिहास को 3 कालखंडों में हम बांट सकते हैं। पहला है मुस्लिम काल, दूसरा है ब्रिटिश उपनिवेश काल। ठीक है, मुस्लिम काल क्या है, मुस्लिम शासन के दौरान, मुस्लिम काल देखिए, मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियाँ केंद्रीय नियंत्रण ठीक है में थी, जहाँ शासक सर्वोच्च प्राधिकारी थे। ब्रिटिश उपनिवेश काल में देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ प्रशासन में विकेंद्रीकरण की दिशा बदलाव आया उसमें। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात का काल देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात वक्फ वाली जमीनों के बारे में वर्ष 1954 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित किया हुआ था। ठीक है, किया गया, जिसके बाद वर्ष 1959, वर्ष 1964, वर्ष 1969। ठीक है, 1959 और स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में। ठीक है, तो वर्ष 1984 में एक सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ, 1984 में हुआ। फिर 1995 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, 1934 की शुरुआत कीजिए। ठीक है, और 2013 तक का आप याद रखिए। ठीक है, अब हम और बताएंगे, याद करने का यही तरीका है, ये सब याद करेंगे तो सब गड़बड़।
आपको बस 1954 याद रखना। कैसे 54 याद रखना? वक्फ ऐसे लिखा जाता है, वक्फ। ठीक है, तो 1954 वफ 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 4, ठीक है, फफ फफ, ठीक है, तो वफ फफ मतलब 5, ठीक है, 5 4। अब देखिए अब क्या करना है, तो देखिए ये मैंने बता दी। आगे देखिए, सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक, पुराना वाला नहीं, पुराना वाला 1954 वाला पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत हुई स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, ऐसे एक कथन बन जाएगा। दूसरा कथन आपका ऐसे बनेगा, इसमें क्या बनेगा? सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का क्रमांक 109 दोनों सदनों से पारित होकर, क्रमांक 109 दोनों 9 और दोनों 9 सदनों, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। 109 दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा, ठीक है, अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। तो 2025 कौन सा बन गया? क्रमांक 14 बन गया। अब देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हो गया, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध भी किया। 228 ने इसका समर्थन किया, 232 ने इसका विरोध भी किया। तो काफ़ी बड़ी चर्चा हो गई भाई। 288, ठीक है, याद रखना, 232, ठीक है, विरोध किया, क्योंकि 32 है भाई, 32 विरोध, 32 ऐसे याद करो, विरोध 88 सी मतलब समर्थन, ठीक है, 32। अब कैसे याद करें? 32 आप द समझो, ठीक है, द से ऐसा करके रिलेट करो आप, ठीक है, दो तो दा होता है ना। अब देखिए 2 से दा, ठीक है, ऐसे करके याद करिए, मतलब विरोध। अब देखिए, अब जैसे कि 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा चली, उसमें 12 घंटा, इसमें भी 12 घंटा। तो विधेयक को 128 मतों का समर्थन मिला, 95 मतों का विरोध हुआ उसमें राज्यसभा में। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे यह अधिनियम बन गया। तो जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को उन्होंने सहमति दे दी, और इसके बाद ये विधेयक है वो क्या बनता है? अधिनियम। विधेयक के बाद कोई स्वीकार हो जाता है तो फिर वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब किसी ने कह दिया अधिनियम बनता है फिर विधेयक बन जाए, गलत, रॉन्ग। तो फिर क्या होता है? पहले होता है विधेयक, उसके बाद अधिनियम बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की, इस अधिनियम को प्रभावी किया गया मुख्य। ठीक है, मुख्य संशोधन देते हैं, जैसे कि 5 अप्रैल 5 ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने तो स्वीकृति दे दी। ठीक है, और 8 अप्रैल को जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय है उसने इसको प्रभावी कर दिया। ठीक है, 8 अप्रैल 5 6 7 8। ठीक है, आगे देखिए, अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर क्या कर दिया? एकीकृत वक्फ प्रबंधन। ठीक है, अधिनियम की धारा 1 है, उसमें संशोधन करके वक्फ शब्द का बदलकर क्या कर दिया? अब ये जो चर्चा में शब्द था, बार बार हम वक्फ करा कर लगे थे, उसका ही खेल पलट गया। उसका नाम क्या हो गया? एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म होगी उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। उम्मीद का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया। ठीक, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। धारा 2 में जुड़े नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों न हो। धारा 2 में ये जुड़े नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए धारा 3 परिभाषाओं, जैसे कि अभी जो है। ठीक है, अब देखिए धारा 3 परिभाषाओं में ये नए शब्द जोड़े गए हैं। आगाखानी, ठीक है, आगाखानी जुड़ा है,
आगाखानी वफ़, ठीक है, बोहरा वफ़, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, और सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति, पोर्टल एवं डेटाबेस, ठीक है। तो शब्द हटा दिए गए हैं। कौन सा शब्द हटा दिया गया? वफ़ बाई यूजर, प्रावधान हटा दिया गया, ठीक है। वफ़ ऑफ यूजर, वफ़ बाई यूजर, ये शब्द हटा दिया गया, ठीक है। इसका अर्थ है अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य से प्रयोग की जाती रही है तो उसे वक्फ घोषित किया जाएगा, चाहे उसके पास कोई लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन न हो। इसका अर्थ, ठीक है। अब देखिए यदि कोई संपत्ति वक्फ बाई यूजर के रूप में वर्ष 2025 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत तो वह क्या हो जाएगा? तो वह वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है। यदि वह संपत्ति विवाहित या सरकारी नहीं हो तो, ठीक है। धारा वक्फ अलाल औलाद से संशोधन, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ अपनी संतान या वंशजों के लाभ के लिए करता है और साथ ही उसका कुछ हिस्सा धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए रखता है तो उसे वक्फ अलाल औलाद कहते हैं, ठीक है। वक्फ तो आप जानते हैं कि परोपकारी के लिए जमीन, और कुछ अलाल लगा दिया मतलब औलाद, ठीक है। अलाल मतलब कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने धार्मिक के लिए, तो ये हो जाएगा वफ़ अलाल औलाद, ठीक है। पुराने प्रावधानों के अनुसार अगर वंश सेंसस समाप्त हो जाए तो पूरी आय शिक्षा, विकास और जनकल्याण जैसे धार्मिक परोपकारी खर्चों में की जा सकती है। नए संशोधन के अनुसार अब विधवा, विडो या तलाकशुदा महिलाएं और अनाथ के रखरखाव और भरण पोषण पर भी वक्फ की आय खर्च की जा सकती है, ठीक है। वक्फ की भी आय खर्च की जा सकती है। और नई धारा 3A के अनुसार कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो और उसे समर्पित करने का अधिकार रखता है। नई धारा, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए वक्फ 6, ये देखिए ये अब देखिए संशोधन धारा 17 के अनुसार अब वक्फ बोर्ड को प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब जो धारा 17 है, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा? एक माह कम से कम एक बैठक करनी पड़ेगी, प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले की व्यवस्था में बैठकों की कोई सीमा तय नहीं थी, अब तो करना पड़ेगा। धारा ये हो गया। अब देखिए वक्फ एक्ट 1995 की धारा 23 के संशोधित रूप में अब CEO पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा? जो वक्फ है, ठीक है, उम्मीद वाला, ठीक है, तो इसके लिए अब CEO पद बनाया गया है और वो मुसलमान हो या कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, कोई भी नियुक्त हो सकता है, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। कहने का तात्पर्य एक ऑप्शन आता है उसमें लिख दिया तो सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा बोल दिया तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी हो, सब चलेंगे। अब देखिए अब कहता है धारा 47(1)A में संशोधन एक्ट 2025 के अनुसार ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? 47(1)A में कहकर 2025 जिन वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय कितना 1 लाख उससे कम उनके खातों की वार्षिक ऑडिट होगी, ठीक है। जिन वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय कितना बताया मैंने यहाँ पर? 1 लाख उससे कम है उन खातों की वार्षिक ऑडिट होगी, ठीक है। हालांकि ऐसे वक्फ में केवल 2% का चयनित ऑडिट में किया ही जाएगा, ठीक है। अब 47(B) के अनुसार, ठीक है, जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख से अधिक उन खातों की हर साल अनिवार्य ऑडिट की जाएगी। 1 लाख से कम उसकी ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा उनकी जरूरी है। पूरा मतलब छानबीन होगी इसकी, ठीक है। चलिए अब देखिए संशोधन एक्ट 2025 धारा 72 वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का जो पहले 7% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देना होता था, अब 5% अंशदान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। धारा 72 के संशोधन द्वारा बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। शब्द हटा दिए गए हैं जिससे मतवल्ली को बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है,
ये सबसे मेन पॉइंट है। आगे याद करना है आपको, भारत में कुल कितने वक्फ बोर्ड है? 32। वक्फ वक्फ मैंने पहले ही बोला था, वक्फ 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 वक्फ, ठीक है, वक्फ। वैसे भी इसमें 3 शब्द हैं, ठीक है, पर एक कट गया तो इसमें यहाँ पर 2, 3 2, ठीक है, 3 2 शब्द हैं, पता नहीं चल रहा कौन सा है, तो 3 2 शब्द, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए वक्फ बोर्ड। जो 23 राज्यों, कितने राज्यों? 23 राज्य, इसमें भी 3 2 आ गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत, उनमें से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 2 2 वक्फ बोर्ड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय बोर्ड, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय बोर्ड, ठीक है। बिहार राज्य में शिया और सुन्नी, ठीक है। आगे देखिए, दातव्य है कि वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध उद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड के पास स्थित कुल संपत्तियों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 88, 95, 86, ठीक है। 16,716 तथा अचल संपत्ति आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास है। इस सूची में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है। तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में सुन्नी वाले पे, फिर पश्चिम बंगाल में और फिर पंजाब में, मतलब आप समझ चुके हैं। अब बाकी यहाँ पर 27 है और हमारे में पास कितने हैं? 28 है। कुछ बातें हैं जो आपके मैगजीन में नहीं है, तो हम इस वीडियो में सर्च करने जा रहे हैं गूगल पर कि यहाँ पर मुझे बताया गया था 23 राज्य, अरे 23 है, मैंने सोचा 27 राज्य, ठीक है। चलो, जिनमें नहीं होगा उनसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बाकी इतना ही काफ़ी था, इतना ही। अगर आएगा क्वेश्चन तो इनसे ही आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। वक्फ से संबंधित अगर आता है तो। अब अगला देखिए, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 है, पर 2025 में आ रहा है, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ना, इस वजह से। चलिए, अब देखिए, जो बातें कह रहे हैं ध्यान से सुन लेते ना, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं। चलिए देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नवीन मानक है, जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति का मूल्यांकन करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक, जिसमें देश भर की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन 9 विषयों LSDGs पर किए गए स्कोर के आधार पर किया गया, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है। अब स्मृति तत्व में देखिए, 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। तो 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। तो पहला पंचायती उन्नति सूचकांक कब जारी किया? तो हम पहली बार आए हैं, मतलब अप्रैल पहले, ठीक है। अप्रैल से पहले उन्नति लगाए इसमें। उन्नति जब प्रश्न पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा, उन्नति मतलब नित्य ना, उन्नति नो मतलब ना, ठीक है। उन्नति से ना, तो जो आपका आया है वो 9 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अब याद रखना, मार्च मत कर देना, 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल 2025। आप देखिए, ये एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का